Welcome to Nirbhar Academy. I am Dolly Gulati. So today we are going to start our chemistry lecture solutions topic. ठीक है, so we are going to start. हम आज अपना चैप्टर जो है हमारा वो solutions का स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, so in solutions ये चैप्टर हमारा कौन सा है? सेकंड. So in solution we will start with first topic vapor pressure. ठीक है, हम सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है. देखिए, जब भी हम वेपर्स बनाते हैं, वेपर्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले वेपर्स जो बन सकते हैं वो एक नेचुरल फिनोमिना से भी बनते हैं. हम हीट करके भी बनाते हैं और नेचुरल फिनोमिना से भी, यानी कि इवापोरेशन से भी वेपर्स बनते हैं. किसके वेपर्स बनते हैं ये इम्पॉर्टेंट है. मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला है. ठीक है, सो ये लिक्विड सॉल्यूशन है. यहाँ पर हमने लिया है लिक्विड सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं अपने सरफेस को छोड़कर वेपर्स में चेंज होने लग जाएंगे. ठीक है, तो वेपर्स में चेंज होंगे, ये वेपर्स में चेंज होंगे. अब क्या हो सकता है कि धीरे धीरे ये वेपर्स भी जो हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या कूलिंग होती है इनकी, तो ये फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो वेपर्स हैं एक दूसरे से जब टकराते हैं तो ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. ठीक है, समझिए, ये लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वेपर्स बनाते हैं, और जब ये वेपर्स ऊपर होते हैं, कंटेनर के ऊपर आसपास होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि कहलाता है वेपर प्रेशर. क्योंकि ये किसकी वजह से है? वेपर्स की वजह से है. तो इसलिए जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, एक एग्जिस्ट हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर. सो देखिए, ये यहाँ पर है ये वेपर्स और यहाँ पर है ये लिक्विड सरफेस. सो वेपर्स और लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है मतलब कि जितने वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली लिक्विड के पार्टिकल्स क्या बना रहे हैं? वेपर्स बना रहे हैं. तो वेपर और लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. तो इस इक्विलिब्रियम पर जो भी वेपर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन. सो हम क्या कहेंगे वेपर प्रेशर को? द प्रेशर एक्सर्टेड, बच्चों ध्यान से सुनिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. ठीक है ना, जो वेपर्स हैं वही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस. क्योंकि देखिए यहाँ पर लिक्विड सरफेस के ऊपर ही जो है वेपर्स बन रहे हैं, इसलिए जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा? अबव द लिक्विड सरफेस. अब जैसा कि मैंने बताया, जो ये वेपर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, तो हम ये लिखेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. ठीक है, इक्विलिब्रियम किसके साथ है? उसका लिक्विड के साथ. इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर. मतलब हमें टेम्परेचर जो है वो फिक्स रखना है. ऐसा नहीं है कि हम हीट करके उसके वेपर्स को बढ़ा लें, क्योंकि फिर तो प्रेशर और एक्सर्ट होने लगेगा. तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पूरा जो फिनोमिना है वो देखना है. तो एट अ गिवन टेम्परेचर पे हम करेंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, अब हमें देखना है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर क्या होता है, हम यहाँ चेक कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हमें ये समझना है लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें एक सोल्यूट हो और एक सोलवेंट. ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के. मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की. बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, जिसमें दो ही कंपोनेंट्स हो, एक सोल्यूट और एक ही सोलवेंट. क्या होते हैं सोल्यूट? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो. जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पानी लिया है वो ही सोलवेंट होगा, नहीं. सोल्यूट का मतलब है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सोलवेंट का मतलब है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो. तो जो ज़्यादा है उसे हम सोलवेंट कहते हैं, जो कम है उसे हम सोल्यूट कहते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की. लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है हमने ये फिक्स कर लिया है कि जब भी हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे तो हमने सॉल्वेंट जो है वो लिया है लिक्विड, और हम कह रहे हैं हमने लिक्विड बेसिकली कौन सा लिया है? यहाँ पर वाटर भी लिया है. और सोल्यूट जो है हम कोई भी ले सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब हमें सोल्यूट भी कैसा लेना है, लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है हम बात कर रहे हैं दोनों ही लिक्विड हों, यानी कि हम कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सिर्फ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ही नहीं होता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, देखिए। सो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में मान लीजिए हमने 2 लिक्विड लिए हैं, वो भी कैसे हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स मतलब दोनों ही इवापोरेट करेंगे। तो अगर एक पार्टिकल्स जो हैं, एक लिक्विड के पार्टिकल्स इवापोरेट करते हैं, इसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ, एक लिक्विड के पार्टिकल्स इवापोरेट करते हैं तो वो अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, है ना। और अब हम दूसरे पार्टिकल्स लेते हैं, दूसरा लिक्विड लेते हैं, तो उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। तो ये इवापोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे, क्योंकि मैंने बताया आपको वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, इसका मतलब है दोनों ही लिक्विड जो हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये जो कंटेनर का पार्ट है, हम दिखा रहे हैं कि ये लिक्विड है। लिक्विड क्या है, ए और बी दोनों ही लिक्विड है। ठीक है, ए और बी दोनों लिक्विड है। अब यहाँ पर कौन सी फेज है, ये वेपर फेज है, यानी कि यहाँ पर भी ए और बी दोनों ही वेपर फेज में है। सो वोलाटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स हैं जो वेपर्स बनाते हैं, तो वो जो वेपर्स होगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। ऐसे जो लिक्विड कंपोनेंट है वो ए की वजह से भी होंगे और बी की वजह से भी होंगे। सो इस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वेपर जो क्रिएट होते हैं, इसको दिया है रॉल्स लॉ। इसको लिए एक रॉल्स लॉ बनाया गया है, जिसे दिया है एक फ्रेंच केमिस्ट ने। इन्हें दिया गया है एक फ्रेंच केमिस्ट द्वारा, जिनका नाम है मार्टे रॉल्स। ठीक है, सो मार्टे रॉल्स साइंटिस्ट ने, फ्रेंच केमिस्ट ने क्या बताया कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उनके वेपर प्रेशर में, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर में। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इट स्टेट्स दैट, ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर for a solution of volatile liquids। ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। सो इसे दिया है मार्टे रॉल्स साइंटिस्ट ने, जिन्होंने बताया कि ये एक रिलेशन है उस पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के लिए। और कौन से सॉल्यूशन लिए हमने, वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। सो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल मतलब अपना अपना पार्ट, यानी कि ए का अपना इंडिविजुअल प्रेशर और बी का अपना इंडिविजुअल प्रेशर। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, बच्चे ध्यान से सुनिए इसको, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of vapor pressure of pure component and its mole fraction। ठीक है, and its mole fraction। सो इसका मतलब है रॉल्स लॉ में ये बताया गया है कि जो 2 वोलेटाइल लिक्विड्स लिए जाते हैं, तो इसके बीच में जो एक इक्विलिब्रियम बना है कंपोनेंट ए और बी के बीच में, वेपर्स और लिक्विड फेज में जो इक्विलिब्रियम बना है, उसकी वजह से ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। देखिए, जब कोई कंपोनेंट सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो वो पूरा वेपर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, जितने मैक्सिमम वेपर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 आ गए हैं तो पहले किसके ज़्यादा होंगे किसके कम होंगे, ये इक्विलिब्रियम के साथ है। तो दोनों का जो रिलेशन है वो किसके इक्वल है, प्योर कंपोनेंट के और उसके मोल फ्रैक्शन के। सो लेट कंसीडर कंपोनेंट ए लिक्विड एंड बी लिक्विड। ठीक है, कौन कौन से हमने लिक्विड लिए हैं, एक लिया है ए लिक्विड और एक लिया है बी लिक्विड। सो ए लिक्विड का हम लिखते हैं उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर प्योर के लिए P0 A लिख देते हैं, ये है प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, और ऐसे ही बी लिक्विड का प्योर स्टेट में
प्योर स्टेट में क्या होगा, वेपर प्रेशर P नॉट B होगा, ठीक है। इसका P नॉट A और इसका P नॉट B होगा। ऐसे ही इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, काई A, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई B। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ साइड में बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन जो होता है कंसंट्रेशन टर्म होती है, जिसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स लिए हैं, जिसमें से हमने ये कहा है कि एक कंपोनेंट का जो मोल्स हैं वो 3 हैं और एक कंपोनेंट्स के मोल 7 हैं। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, यानी कि इसका पार्ट निकालना चाहते हैं कि ये किस रेशो में है, तो हम लिखेंगे 3/3 + 7। सो आ जाएगा हमारा 3/10। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म है जिससे हम बता सकते हैं कि ये किस अमाउंट में प्रेजेंट है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B लिया गया है। सो इससे रिलेशन बना है कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू P नॉट A काई A, ठीक है। ये एक रिलेशन है जिसे हम कह रहे हैं कि, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इज इक्वल टू P नॉट A काई A। ऐसे ही दूसरे के लिए भी वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B काई B। सो ये होता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने दो लिक्विड्स लिए हैं A और B, तो दोनों का ही इंडिविजुअल कम प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ आया है। सो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। तो अगर हमें आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, व्हाट डज इट मीन, पार्शियल वेपर प्रेशर, और हम लिख सकते हैं सिंपल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर एक कंटेनर में दो कंपोनेंट्स का वेपर्स होता है, तो वो दोनों ही कंपोनेंट्स का वेपर जो है टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। सो ऑलवेज अगर एक कंटेनर में 3 गैसेस हैं या 4 गैसेस हैं या फिर लिक्विड्स हैं जो वेपर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका टोटल प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज जितने भी कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर बात की है बाइनरी सॉल्यूशन की। हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, तो इसका मतलब है हमें क्या लिया गया है, हमारे पास टोटल प्रेशर होगा PA + PB, है ना। हमने क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन लिया है तो हमारे पास टोटल प्रेशर होगा PA + PB। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास और इक्वेशन 2 है, जिससे हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं बच्चे। सो P टोटल कितने इक्वल होगा, PA की जगह हम क्या लिखेंगे, PA की जगह हम लिखेंगे P नॉट A काई A प्लस PB की जगह हम क्या लिखेंगे, P नॉट B काई B। सो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हम इसको ले लेते हैं अब थर्ड इक्वेशन। आपको एक चीज और पता होती है कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होते हैं बच्चे, वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। हम ये कैसे पढ़ते हैं कि जो भी टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है Na/Na + Nb के इक्वल होता है, टोटल के इक्वल होता है। तो हमेशा उसका कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो हम इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हम लिख सकते हैं काई A इज इक्वल टू 1 - काई B, लिख सकते हैं ना ऐसे। सो इस इक्वेशन को ले लीजिए 4th। हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। सो 3rd and 4th के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर हमारा आ जाएगा P नॉट A। देखिए काई A की जगह हम क्या ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे 1 - काई B। मतलब हम एक ऐसा लीनियर ग्राफ निकालना चाहते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हम एक इक्वेशन निकालना चाहते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है मैथ्स में, ऐसे हम निकालना चाहते हैं। PT = P नॉट A, काई A की जगह लिखाएंगे हम 1 - काई B प्लस P नॉट B काई B। तो हमारा जो रिलेशन है इसमें एक के कॉन्सेप्ट में आ गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B ओनली। तो सिंप्लीफाई करिए इसे, P नॉट A - P नॉट A काई B
प्लस पी नॉट बी काई बी। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जो काई बी वाले हैं वो एक तरफ ले लीजिए, पी नॉट ए माइनस इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। सो अब इनमें हम प्लस करके इसमें से काई बी अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पर हमने काई बी कॉमन ले लिया है। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। देखिए ये टोटल प्रेशर हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया है जिसका हम रिलेशन निकाल सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया है वो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी। सो यहाँ पर टोटल प्रेशर है इस तरीके से, तो ये रिलेशन हो गया इसमें। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टोटल प्रेशर है वो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन किसके है, देखिए ये रिलेशन निकालना है हमने इस काई बी के साथ। सो लीनियर फंक्शन है मोल फ्रैक्शन के, जहां पर पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हमें टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए जो टोटल प्रेशर है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो लीनियर होगा। चलिए अब हम समझते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो बच्चों इसको हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर जैसा हमने बताया लीनियर फंक्शन है मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो मानिए, क्योंकि शुरुआत में हमने ये कहा कि चलिए एक्स ए जो है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आते हुए एक्स ए क्या है 1 है। तो जब ये ग्राफ हम ऐसे देखेंगे इस तरफ से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये वेपर प्रेशर जो है एक कांस्टेंट फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको हम बोल लेते हैं पी नॉट ए। प्योर कंपोनेंट का ये है। तो जैसे जैसे हमने देखा कंपोनेंट जो चेंज आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अगर काई बी का 1 लेते हैं और काई बी का यहाँ 0 लेते हैं तो ये वाला ग्राफ देखिए, ये फर्स्ट वाला ग्राफ जो है हम इसको कहेंगे फर्स्ट ग्राफ। ये ग्राफ जो है पी ए का है, जिसमें पी नॉट ए काई ए का रिलेशन है। देख रहे हैं यहाँ से पी नॉट ए काई ए का रिलेशन है। ऐसे ये सेकंड ग्राफ जो यहाँ से चल रहा है हमारा ए से बी तक चल रहा है, इसमें ये कंपोनेंट जो है वो पी नॉट बी है, यानी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है यहाँ पर। तो ये जो सेकंड प्लॉट है, ये सेकंड प्लॉट किसका है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ठीक है, और जब हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो ये हमारा जो टोटल रिलेशन अभी हमने पढ़ा है ये आ जाए, ये वाला इक्वेशन जो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सो ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। तो ये कर्व है, आपको आई होप समझ आ गया कि वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का कैसे होता है। सो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों ही इक्विलिब्रियम में वेपर्स जो है क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए टोटल इनका ऐसे है। तो ये है लीनियर ग्राफ। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं यहाँ पर अब दूसरा टाइप सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है यहाँ पर हमने सोल्यूट लिया है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब है ऐसे सोल्यूट जो ब्रेक नहीं हो रहे हैं और वेपर्स नहीं बना रहे हैं, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज और यूरिया। लिक्विड हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं या फिर हम अल्कोहल भी ले सकते हैं या कोई और लिक्विड ले सकते हैं जिसका वेपर्स क्रिएट होंगे। सो सब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की, तो प्योर के कंपोनेंट की वजह से या सोल्यूट की वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो उसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्योर सोलवेंट की, प्योर सोलवेंट यानी कि मैं बात करती हूँ वाटर की सपोज। सो वाटर की हम जब बात करते हैं तो उसके जो लिक्विड हैं, सबसे पहले ये सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के पार्टिकल्स बहुत जल्दी वेपर्स बनाएंगे। वेपर्स बनाकर ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है इसमें, देखिए सारे पार्टिकल्स जो हैं लेयर के एक साथ वेपर्स बना सकते हैं। तो जब सारे एक साथ वेपर्स बना रहे हैं तो क्या होगा, वो वेपर्स अपने आपस में प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। सो जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो हैं 1 बाय 1 क्या बना रहे हैं, वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमें साथ में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी लिया है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है,
इसलिए वो वेपर्स नहीं बनाएंगे। सिर्फ वेपर्स किसके बनेंगे? सोलवेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो भी हम सोल्यूट के पार्टिकल्स देखेंगे वो नहीं होंगे, जबकि देखिए जो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये जो है रुकावट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वेपर्स नहीं बनाएंगे। सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स ही वेपर्स बनाएंगे, और जब वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और नीचे गिरेंगे, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है? सोलवेंट की वजह से। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सोलवेंट। प्योर सोलवेंट मतलब अगर इसी कंडीशन में हो तो हम लिखेंगे प्योर सोलवेंट। तो ऐसे ही जब हम रोल्स लॉ लिखेंगे अभी इसके लिए भी, तो रोल्स लॉ में इसमें लिए क्या बताया जाएगा कि रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ सोलवेंट पे। सो हम कह सकते हैं रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इसमें क्या होगा हमारे पास रीजन? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन द सॉल्यूशन के अंदर ही जो सोलवेंट है उसकी वजह से ही वेपर प्रेशर होगा। तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो कैसा, क्यों रीजन है? क्योंकि इसमें क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं हमें क्या पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? पी सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सोलवेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूट है वो तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, क्या है वो? नॉन वोलेटाइल, इसलिए वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट, एंड वो भी किस में है? इन ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है सिर्फ उसी की वजह से होगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं, लेट जो ए कंपोनेंट है वो सोलवेंट है और बी कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट यानी कि सॉल्यूशन में बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, जब वो सिंगल है। ठीक है, लेकिन बी जो है सोल्यूट है वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो इसको हम मान लेंगे ए। अब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन किसके इक्वल होना चाहिए? सोल्यूट प्लस सोलवेंट के। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट के इक्वल होना चाहिए। और ये भी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट, है ना। ये भी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो भी किसके लिए है? सिर्फ सोलवेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए, और पी ए किसके इक्वल है? पी नॉट ए काई ए के इक्वल। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, हम सिंपल लिखेंगे P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, क्योंकि हमें क्या पता है? P सॉल्यूशन जो है पी ए के इक्वल है। P सॉल्यूशन मतलब P विच इज इक्वल टू पी ए। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। सो रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ की ही डेफिनेशन है। तो रोल्स लॉ से हमें क्या पता चल गया कि सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या यहाँ पर चल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद, ठीक है, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो इससे आगे हमें अब ये इक्वेशन से हम इसका रिलेटिव लोरिंग निकालेंगे। देखिए अभी करेंगे इसमें P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए से, यहाँ पर हम ये ऐसे ले आएंगे। सो हम यहाँ पर अब लिखेंगे इसमें कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। जो P है वो सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है, और यहाँ पर प्योर सोलवेंट का है ये, और ये किसका है? मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम सपोज इस इक्वेशन में
P अपॉन P नॉट A कर दें, इसको डिवाइड कर दें काई, तो ये आ जाएगा P अपॉन P नॉट A. सो P नॉट A. नाउ कीप माइनस साइन, मल्टीप्लाइड माइनस साइन, सो माइनस साइन बोथ साइड हम कर सकते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे इक्वेशंस पर. और इसमें 1 ऐड कर दें, ऐड 1 बोथ साइड. पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने किया था मल्टीप्लाई विद -1, हमने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर हमने दूसरा क्या किया, ऐड 1 बोथ साइड. तो हम क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस P नॉट A इक्वल्स टू 1 माइनस काई A. ठीक है. सो अब इसको एलसीएम लेकर हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म आ गई. देखो बच्चों, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस काई A. आपको क्या बता रखा है मैंने, काई A प्लस काई B किसके इक्वल होता है, 1 के. तो काई B क्या होगा, काई B होगा 1 माइनस काई A के. सो आप यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस काई A लिखा है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, काई B. देखिए भी क्या आ गया है हमारा. सबसे पहले क्या होता है, P नॉट A माइनस P क्या बना आपके हिसाब से. देखिए ये है प्योर का और ये है सॉल्यूशन का. आपको अभी मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन का है वो कम होता है, प्योर का ज्यादा होता है. तो हम इसे कह सकते हैं डिफरेंस इन वेपर प्रेशर. ठीक है. और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं प्योर से, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इसको, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, रोल्स लॉ की इक्वेशन आ गई, जिसको हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. सो ये भी अगर है तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, रोल्स लॉ के. सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसमें, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट रोल्स लॉ स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर. हमें कंडीशंस नहीं बदलनी है, तो एट गिवन टेम्परेचर भी ये इक्वल होगा इसके. और ये कौन सा है हमारा, रोल्स लॉ. सो हर एक कंडीशंस में अगर रोल्स लॉ फॉलो हो रहा है तो वो सॉल्यूशन परफेक्ट है, हम उसको कहते हैं कि वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ वी स्टार्ट विद बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस. बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आइडियल सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं उनके वेपर प्रेशर पर ही. जैसे कि हमने सॉल्यूशंस की बात करी है, तो 2 कंपोनेंट्स हैं इसमें, A एंड B. तो सॉल्वेंट और सोल्यूट. तो 2 जब कंपोनेंट हैं तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या किस तरीके से इनका वेपर प्रेशर जो है वो इफेक्ट करता है. अगर वेपर प्रेशर में कोई भी चेंज आता है किसी भी कंडीशंस की वजह से, तो वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. जैसा कि मैंने बताया, रोल्स लॉ क्या होता है, जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करे, यानी कि जो परफेक्टली जिसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर के इक्वल और मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो. तो अगर मोल फ्रैक्शन के इक्वल है तो वो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ. ठीक है. जो किसको फॉलो करते हैं, रोल्स लॉ को, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. मतलब जो भी हमने कंसंट्रेशन ली है उसकी पूरी रेंज पर अगर वो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन. अब क्या है रोल्स लॉ की कंडीशंस? रोल्स लॉ की कंडीशंस हमने पढ़ी हैं कि अगर हमने A और B 2 कंपोनेंट्स लिए हैं तो A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए प्योर A कंपोनेंट के और मोल फ्रैक्शन की. ऐसे ही जो दूसरा कंपोनेंट लिया है उसका भी PB जो है वो इक्वल होना चाहिए P नॉट B काई B के. तो अगर, और टोटल क्या होना चाहिए बच्चे, टोटल होना चाहिए PA प्लस PB, जिसको हम लिख सकते हैं P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B. तो अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं
बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो क्या है, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो परफेक्टली क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्या कंडीशंस होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए? जैसा कि मैंने बताया, एक कंपोनेंट, इसका वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए, 2 सेकंड का भी होना चाहिए और टोटल का भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने 2 सॉल्वेंट्स लिए हैं, हमने जो 2 कंपोनेंट्स लिए हैं वो उनका मोलिकुलर साइज आइडेंटिकल होना चाहिए। कंपोनेंट्स हैव आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज, ठीक है। एक है आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज और इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। यानी कि अगर हम एरोमेटिक ले रहे हैं, जैसे कि बेंजीन ले रहे हैं, तो उसके साथ टोल्यूइन लिया है, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज, आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, और उनके बीच में आइडेंटिकल ही मोलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए, और हम कह सकते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए। सो अगर ये फोर्सेस आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, ना तो ज्यादा है ना कम है, दोनों के ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, साइज भी कंपेरेबल है, तो उनका वेपर प्रेशर बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगा, उनका वेपर प्रेशर सेम का सेम आएगा। तो वो कंडीशंस फॉलो होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं जैसे कि ए और बी, जब 2 कंपोनेंट्स हैं, सो अगर हम मानते हैं कि ये ए है, ये बी कंपोनेंट है, और यहाँ पर हमारे पास ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस हैं। सो ए और बी के इंटरेक्शंस हैं, यहाँ पर ए के बीच में इंटरेक्शंस हैं, इसमें बी के बीच में इंटरेक्शंस हैं, और इसमें ए बी के बीच में इंटरेक्शंस हैं। सो ये अभी मैंने बताया कि इंटरेक्शंस जो फोर्सेस हैं वो आइडेंटिकल हो, यानी कि ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस ये कंपेरेबल होनी चाहिए ए बी इंटरेक्शंस की। मतलब कि फोर्सेस जो है उनके बीच में जो फोर्सेस बन रहे हैं वो सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि जब फोर्सेस सिमिलर होंगे तो उनके ना तो कोई हीट का चेंज आएगा, ना ही कोई वॉल्यूम का चेंज आएगा। तो ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है कि ए इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शंस और सी ए बी इंटरेक्शन जो है सिमिलर होनी चाहिए। अगर ये इंटरेक्शन सिमिलर है तो सेकेंड कंडीशन हम कह सकते हैं, सो उसकी हम सेकेंड कंडीशन ये कह सकेंगे कि वो भी आइडेंटिकल है, यानी कि हीट चेंज, डेल एच हम कहते हैं हीट चेंज इन ऑन मिक्सिंग। सो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। क्यों 0 है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग? जब कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अगर ब्रेक करते हैं तो उतनी ही एनर्जी जो है और उतनी ही ए और बी के बीच में एनर्जी है। तो जब एनर्जी जो है नॉर्मल दोनों की सेम है तो कोई भी हीट का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने कहा कि पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यानी कि पहले ए की इंटरेक्शंस हैं, बी की इंटरेक्शंस हैं, और यहाँ पर ए और बी की इंटरेक्शंस हैं। तो जब फोर्सेज आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड और हीट एनर्जी रिलीज टू मेक द बॉन्ड। जब फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ब्रेकिंग हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जब ये दोनों की कंपेरेबल है, फोर्सेस कंपेरेबल है, तो इसका मतलब होगा इसका हीट चेंज भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हीट चेंज भी 0 आना चाहिए। अब वॉल्यूम का चेंज जो थर्ड कंडीशन है, सपोज हमने ए कंपोनेंट जो लिए हैं वो 100 सेंटीमीटर क्यूब लिए हैं, बी कंपोनेंट्स भी हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिए, तो इन दोनों का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो जब 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो ये भी वॉल्यूम कितना आता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना तो कम है ना ही ज्यादा है, वो परफेक्टली रोल्स लॉ को फॉलो करें। तो अगर वॉल्यूम का भी चेंज ऐसा ही आएगा, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहा है वॉल्यूम का, क्योंकि कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वेपर्स नहीं बना रहे हैं, कोई पार्टिकल कम वेपर्स नहीं बना रहे हैं, दोनों के आइडेंटिकल वेपर्स प्रेशर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वॉल्यूम का चेंज भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। सो तीनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं, फॉलो रोल्स लॉ मतलब तीनों इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड, डेल एच जो है वो 0 होना चाहिए। थर्ड, डेल वी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये तीनों करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। रोल्स लॉ एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्या होता है।
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, और टोटल क्या होगा इसका, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सो तीनों इक्वेशंस फॉलो होंगी तो वो परफेक्टली क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अब जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर फोर्सेस और उनकी जो शेप्स हैं वो सब आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो जैसे कि बेंजीन एंड टोल्यूइन। देखिए बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आप देख रहे हैं इसमें बेंजीन में अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, ऐसे ही टोल्यूइन जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही शेप है इसकी। देखिए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, साथ में 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या है, दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होंगे, इनके आइडेंटिकल होंगे। तो जब आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब है जो वेपर प्रेशर है वो भी एक जैसा ही एग्जर्ट करेंगे। तो जब इनको बॉन्ड बनाएंगे, इनको मिक्स करेंगे, तो ना तो इंथैल्पी का कुछ डिफरेंस आएगा, ना ही वॉल्यूम का कोई डिफरेंस आएगा। तो दोनों ही कंडीशंस में कैसे हो गई आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम लेते हैं एन हेक्सेन और लेते हैं साथ में एन हेप्टेन, ठीक है। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हेक्सेन क्या होता है C6H14 और हेप्टेन क्या होता है C7H16। तो ये दोनों भी देखिए एक कार्बन का डिफरेंस नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 7 कार्बन है, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम हेक्सेन के साथ अगर कोई ऑक्टेन ग्रुप ले लेते हैं तो 2 कार्बन का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वेपर्स में जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। तो हमें लेना है नियर अबाउट जो आइडेंटिकल फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम एक थर्ड एग्जांपल अगर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है बच्चे, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, यहां पर भी 1 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ और 1 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ। तो देखिए इसमें भी क्या है, सिर्फ जो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नियर अबाउट है। क्या सीक्वेंस होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आप केस ले लेते फ्लोरीन और ब्रोमीन का तो डिफरेंस ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो फोर्सेस में डिफरेंस आ जाता। तो हम क्लोरो के नेक्स्ट ब्रोमो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर आइडो लिया होता, यानी क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हमने आइडोबेंजीन लिया होता तो डिफरेंस आ जाता, तब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, समझ आया कि आइडेंटिकल फोर्सेस होने चाहिए, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए और नियर अबाउट मोलिकुलर साइज होना चाहिए। मोलिकुलर साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट मोलिकुलर साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए मोलिकुलर साइज में। ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, जो फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को, जिनकी एंथैल्पी 0 होती है और वॉल्यूम 0 होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया आज का लेक्चर, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विद लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए गेट ट्यून्ड विद निर्भर एकेडमी। वी विल स्टार्ट विद द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।